जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए लेकर यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दिला के जाएंगे। दोस्तों आपको सारे सवाल अपनी कॉपी के अंदर नोट करने हैं और परीक्षा से पहले सारे सवालों को आप रिविजन करके जाइएगा। आपकी परीक्षा में आपको 90+ नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। हमारा आज का पहला सवाल है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। भगवंत मान बने हैं, मानिक शाह बने हैं, एकनाथ शिंदे बने हैं या राहुल नार्वेकर बने हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाइयों बहनों आपको बता दें महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आपको नोट करके रखना है एकनाथ शिंदे। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। भगवंत मान ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने? ये दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री बने। कहाँ के? पंजाब के। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये नाम क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, जिसमें पंजाब भी शामिल था। मानिक शाह ये दोस्तों कहाँ के बने? त्रिपुरा के। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर मानिक शाह बने हैं। और दोस्तों एकनाथ शिंदे कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। दोस्तों राहुल नार्वेकर आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे युवा स्पीकर कौन बना है, तो राहुल नार्वेकर। दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि भारत में सबसे युवा स्पीकर कौन बने हैं, तो राहुल नार्वेकर बने हैं महाराष्ट्र में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। दोस्तों अब आपसे बात करते हैं कुछ विधानसभा के चुनाव को लेकर दोस्तों हुए हैं उनकी सीटों के नाम। दोस्तों भगवंत मान पंजाब के सीएम बने हैं और यहाँ की दोस्तों विधानसभा में कितनी सीटें आपको नोट करके रखनी? 117 सीटें हैं। कितनी? 117 सीटें हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 403 सीटें विधानसभा की। और दोस्तों गोवा में कितनी सीटें? तो आपको नोट करके रखना है 40 सीटें हैं। उत्तराखंड में कितनी है? उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। और दोस्तों मणिपुर में दोस्तों कितनी सीटें हैं? तो आपको ये भी नोट करके रखना है, ये 60 सीटें हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे आंकड़े नोट कर लिए होंगे। दोस्तों इनके मुख्यमंत्री कौन कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप सब जानते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रमोद सावंत जी बने हैं। और दोस्तों ये 70 किसके? उत्तराखंड के नए सीएम कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने हैं। और दोस्तों मणिपुर के कौन बने? वीरेंद्र सिंह। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा में। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? इंडिया शामिल नहीं है, इजराइल शामिल नहीं है, अमेरिका शामिल नहीं है, इंग्लैंड शामिल नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपने क्वेड संगठन सुना होगा, उसी तरह का दोस्तों ये संगठन बनाया गया I2U2। दोस्तों इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें I2U2 इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इंडिया शामिल है, इजराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है। इसके अंदर दोस्तों इंग्लैंड शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखिएगा। ये दोस्तों इंडिया शामिल है, इजराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है और इसके अलावा UAE यानी कि दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यह शामिल है किसमें? I2U2 में। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों 2 आई कौन कौन सी? इंडिया और इजराइल, 2 आई हो गई। दोस्तों दो यू कौन सी? USA और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेड संगठन, ये भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेड संगठन दोस्तों इसकी जो संकल्पना है किसने दी है? ये दोस्तों सन 2007 में इसकी संकल्पना दी है। और दोस्तों किसने दी थी? जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। कौन दोस्तों? शिंजो अबे, जिनकी दोस्तों अभी हाल ही में नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिंजो अबे इन्होंने दोस्तों क्वेड संगठन की सबसे पहली बार संकल्पना दी थी। और कब दी थी? सन 2007 के अंदर दी थी। और क्वेड संगठन में दोस्तों कौन कौन से देश शामिल है? तो आपको नोट करके रखना है, इंडिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और जापान शामिल है। ये 4 देश शामिल है किसके अंदर? क्वेड संगठन। और दोस्तों इनकी जो एक्सरसाइज होती है उसको कहते हैं मालाबार युद्धाभ्यास। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर।
भाई बहनों, हमारा आज का अगला सवाल है 19वां सांग्रीला डायलॉग का मेजबान देश कौन सा है? लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, सिंगापुर है, जापान है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। 19वां सांग्रीला डायलॉग, इसका दोस्तों मेजबान देश कौन सा है? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखना है सिंगापुर। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सांग्रीला डायलॉग दोस्तों कहाँ पर हुआ है? ये 19वां क्रम का है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, और सिंगापुर में हुआ है। आइए दोस्तों आपको और ऑप्शंस की तरफ लेके चलते हैं। अमेरिका, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों अमेरिका में क्या हुआ है? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसके अंदर दोस्तों नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। और गोल्ड मेडल दोस्तों किसने जीता था? तो आपको नोट करके रखना है, गोल्ड मेडल एंडरसन ने जीता था। अब दोस्तों आपसे बात करते हैं अमेरिका की विदेश मंत्री कौन है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण, अमेरिका के दोस्तों विदेश मंत्री कौन है? तो आपको नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट में, नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। अमेरिका की दोस्तों विदेश मंत्री कौन है? नैन्सी पेलोसी हैं। और दोस्तों जो अमेरिका की जो संसद होती है उसको क्या कहते हैं? कांग्रेस कहा जाता है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपकी परीक्षा से पूछा जा सकता है यह सवाल है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये भी आपको पता होने चाहिए, अति महत्वपूर्ण नियुक्ति है। कौन बने दोस्तों? एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज, एंथनी अल्बनीज बने हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद करके रखना, शिंजो आबे। वर्तमान में कौन है? फूमियो किशिडो। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह भी सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित किया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। नागपुर में किया गया है, जोधपुर में किया गया है, कानपुर में किया गया है, शिमला में किया गया है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपने वाले हैं, बस आप सारे सवालों को नोट करते जाइएगा और सारे सवालों को याद करते चलिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उन्मेष कार्यक्रम कहां पर शुरू हुआ है? तो आपको नोट करके रखना, शिमला में। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों शिमला के ही अंदर क्या क्या स्थित है? आलू अनुसंधान केंद्र। ये आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? दोस्तों शिमला के अंदर है, इसको आप नोट करके रखिएगा। जोधपुर, दोस्तों जोधपुर में क्या है? काजरी। काजरी कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और दोस्तों नागपुर में क्या है? नीरी। नीरी दोस्तों कहां पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों कपास, कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ये भी दोस्तों नागपुर में स्थित है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव कहां मनाया गया है? उन्मेष, शिमला के अंदर। और शिमला में क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा है कि नीरी, नीरी कहां पर है? नागपुर में। और कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ये दोस्तों ये भी नागपुर में ही स्थित है। और जोधपुर में क्या है? काजरी स्थित है। उम्मीद करता हूं आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कानपुर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? ये मैंने दोस्तों आपको कल नोट कराया था, जल्दी से बताइएगा। कानपुर में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला सवाल है, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष किसको चुना गया है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से 100% सवाल छपेगा। रंजना प्रकाश देसाई को, मयंक कुमार अग्रवाल को, मनोज कुमार को, या टी राजा कुमार को? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन दोस्तों ऐसे सेट किए गए कि आपको एक सवाल से 4 सवाल बताए जा सकें। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, रंजना प्रकाश देसाई को। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। मयंक कुमार गुप्ता को क्या बनाया गया? तो आपको नोट करके रखना है इनको दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूं इनको क्या बनाया गया है। प्रसार भारती, प्रसार भारती दोस्तों, प्रसार भारती का इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। किसको दोस्तों? मयंक कुमार अग्रवाल को। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। ये सारे ऑप्शन दोस्तों ऐसे सेट किए गए हैं कि आपको इनसे एक नए सवाल बताए जा सकें। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? रंजना प्रकाश देसाई। और दोस्तों प्रसार भारती का अतिरिक्त कार्यभार किसको सौंपा गया है? मयंक कुमार अग्रवाल को सौंपा गया है। मनोज कुमार दोस्तों कौन है? KVIC,
खादी ग्राम उद्योग आयोग, दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मनोज कुमार बनाए गए हैं। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। और दोस्तों KBIC का अधिनियम कब का? 1956 का अधिनियम है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों टी राजा कुमार, ये दोस्तों कौन है? तो आपको नोट करके रखना है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो दोस्तों टेरर फंडिंग को रोकने का काम करती है। और दोस्तों इसके हेड कौन बनाए गए हैं? इसके अध्यक्ष टी राजा कुमार बनाए गए हैं। और दोस्तों इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इस संस्था का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1989। इसको भी आप याद करके रखिएगा, आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से 4-5 प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। भाई बहनों, हमारा आज का अगला सवाल कहता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, बहुत बार ये सवाल पूछा गया और बहुत ही कंफ्यूजन भरा सवाल है। यहाँ से दोस्तों आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। 4 से 5 डेट मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट नोट कराने वाला हूँ। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। 23 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है या 23 जनवरी को मनाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? भाइयों बहनों, आपको बता दें विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना 17 जून। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, आपको सबको पता है। लेकिन दोस्तों आप याद में रखिएगा, इस बार ये दोस्तों 8वें क्रम का था। कौन से दोस्तों? 8वें क्रम का था। और कब से प्रारंभ हुआ था? 2015 से दोस्तों योग दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था। और इस बार की थीम क्या है ये भी आपको नोट करके रखना है, मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग इस बार की दोस्तों ये थीम है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। ये परीक्षा में आपका 100% छपेगा ये सवाल, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। 23 जून दोस्तों इसको ओलंपिक डे मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दोस्तों ओलंपिक दिवस कब सेलिब्रेट किया था? 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों इसका दोस्तों ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, ल्यूसाने में स्थित है। कहाँ पर? ल्यूसाने में। और दोस्तों इसके हेड कौन है? इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। 23 जनवरी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तारीख। इसको दोस्तों क्या बनाया गया? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस, इसके दिन दोस्तों पराक्रम दिवस घोषित किया गया। और दोस्तों इस सारे सवालों को आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून, 23 जून को दोस्तों ओलंपिक दिवस। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ल्यूसाने में स्थित है। और उसके अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। कौन से क्रम का था? 8वें क्रम का था, 2015 से प्रारंभ हुआ था। और इसकी इस बार थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ शुरू हुई? जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ शुरू हुई? जम्मू कश्मीर में शुरू हुई, गुजरात में शुरू हुई, या उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, या हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई? दोस्तों आपको बता दें भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ पर शुरू हुई है, तो आपको नोट करके रखना गुजरात में। और गुजरात में भी दोस्तों आपसे पूछा है कहाँ पर? कुनरिया ग्राम, कुनरिया गांव। कुनरिया गांव दोस्तों यहाँ पर शुरू हुई। और ये कहाँ पर स्थित है? कक्ष, रण के कक्ष में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान का जो फेमस कौन सा पशु है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ये भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से ये प्रश्न को नोट किया होगा। भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ शुरू हुई है? कुनरिया गाँव में हुई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण दिवस है। दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाता है? 24 जनवरी। 24 जनवरी। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? दो चार जन मिलकर उत्तर प्रदेश की स्थापना कर दिए। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों हर चीज़ को याद करने की एक ट्रिक होती है, एक दोस्तों तरीका होता है। आप उस तरीके को इसको याद कीजिएगा और रिलेट करके याद कीजिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगी। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ।
दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यह सवाल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किस भारतीय को चुना गया है? टी.एस. त्रिमूर्ति को चुना गया, रुचिरा कंबोज को चुना गया, अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया, अनवर हुसैन शेख को चुना गया है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? भाई बहनों आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसको चुना गया है? रुचिरा कंबोज को चुना गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों किसके स्थान पर चुना गया? टी.एस. त्रिमूर्ति के स्थान पर चुना गया, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को किसके स्थान पर चुना गया है? तो आपका तो वहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा? टी.एस. त्रिमूर्ति हो जाएगा। दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद ये दोस्तों कहाँ के विदेश मंत्री हैं? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। कहाँ के दोस्तों? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। इसको भी आप थोड़ा नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि अब्दुल्ला शाहिद इनका नाम दोस्तों किस संस्था से जुड़ा हुआ है? जल्दी से बताइएगा कमेंट कर ये दोस्तों किसके मेंबर हैं या किसके हेड हैं? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अनवर हुसैन और दोस्तों अनवर हुसैन शेख, दोस्तों बहुत ही छुपा रुस्तम नाम। आपने एक संस्था का नाम सुना होगा WTO विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995। आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया है, 1995 दोस्तों। और इसकी दोस्तों पहली महिला अगर आपसे पूछा जाए कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो आपको बताना है नागोजी ओंकाजा इवेला, जो दोस्तों नाइजीरिया की रहने वाली हैं। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाए कि WTO के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अनवर हुसैन शेख। इस नाम को आप याद रखिएगा, बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको नोट करके रखना है, जिनेवा में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों हमारा आज का अगला सवाल है, भारत का पहला जासूसी ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, पंचतंत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भारत का पहला जासूसी ग्रंथ कौन सा बताया गया? राजतरंगिणी बताया गया है, मुद्रा राक्षस बताया गया, पंचतंत्र बताया गया है। दोस्तों आपको बता दें, भारत का पहला जासूसी ग्रंथ, इसको आप नोट करके रखिएगा, यह बताया गया मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? विशाख दत्त। कौन है दोस्तों? विशाख दत्त, इनके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। दोस्तों आपने कक्षा 5 या 6 में दोस्तों विष्णु शर्मा की कहानी सुनी होगी, पंचतंत्र की कथा सुनी होगी, विष्णु शर्मा। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। राजतरंगिणी, कल्हड़। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा है, तो आपका जवाब होना चाहिए राजतरंगिणी में लिखा है। और राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, जिसको दोस्तों पहला जासूसी ग्रंथ कहते हैं। और पंचतंत्र दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल हो जाएगा, 2023 में G20 की बैठक कहाँ आयोजित होगी? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल है दोस्तों, बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है। 2023 में G20 की बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है? जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान। जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, 2023 के अंदर G20 की बैठक कहाँ पर आयोजित होगी, तो आपको नोट करके रखना, भारत में होगी। भारत में भी दोस्तों कहाँ पर होगी, तो आपको इस बहुत महत्वपूर्ण जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों पहली बार ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा। 2023 में G20 की बैठक कहाँ पर होगी? जम्मू कश्मीर भारत में होगी। दोस्तों 2022 की दोस्तों G20 की बैठक कहाँ पर हुई है? इंडोनेशिया में हुई है। जर्मनी G7 दोस्तों इसकी 2022 की बैठक हुई है, वो कहाँ पर हुई? जर्मनी में हुई है। इसको भी आपको पता होना चाहिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों G7 में 7 देश शामिल हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल। राजेश वर्मा को, कपिल देव त्रिपाठी को, विनय कुमार सक्सेना को, अनिल बैजल को। ये दोस्तों बहुत ही अजीब गरीब नाम आपके सामने आ रहे हैं, आपने पहली बार नाम सुने होंगे, लेकिन दोस्तों आपकी परीक्षा में ये नाम आपको नंबर दे के जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अभी दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इसीलिए दोस्तों आपकी परीक्षा में राष्ट्रपति से सवाल आना संभव है, तय है। इसीलिए दोस्तों राष्ट्रपति से जितने सवाल बन सकते थे मैंने आपको सारे सवाल नोट कराए हुए हैं। आज एक बार फिर राष्ट्रपति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको अभी बताने वाला हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दोस्तों इनका सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, राजेश वर्मा को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों किसके स्थान पर किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर किया गया है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव राजेश वर्मा को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो आपको जवाब होना चाहिए कपिल देव को, कपिल देव त्रिपाठी। अब दोस्तों बात करते हैं विनय कुमार सक्सेना, ये दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। दिल्ली के अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना बने हैं। और किसके स्थान पर बने? अनिल बैजल के स्थान पर बने हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है, नोट कीजिएगा। और दोस्तों जो राष्ट्रपति है उसकी शपथ कौन सी है? शपथ दोस्तों 60 में है। और राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। राष्ट्रपति का दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। और दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति का दोस्तों महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। और दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ये कहाँ कर रहने वाली है? दोस्तों उड़ीसा, मयूरभंज जिला उड़ीसा की रहने वाली है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। और कहाँ की पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? झारखंड की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और पहली आदिवासी महिला है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि पहली महिला कौन थी, तो आपको दोस्तों प्रतिभा देवी पाटिल बताना है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा है कि पहली आदिवासी महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में सीधा छप सकता है ये सवाल। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पीएम आवास शहरी योजना कब शुरू हुई? 25 जून 2015 को, 28 अगस्त 2014 को, 1 मई 2016 को, 10 अगस्त 2021 को। अति महत्वपूर्ण सवाल है, अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। चारों डेट आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र डेट हैं। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। पीएम आवास शहरी योजना कब शुरू हुई थी? अति महत्वपूर्ण सवाल है भाइयों बहनों। आपको बता दें पीएम आवास शहरी योजना कब शुरू हुई थी, तो आपको नोट करके रखना 25 जून 2015। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों ये तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में पीएम आवास शहरी योजना की तिथि को बढ़ा दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? तो आपको नोट करके रखना 31 दिसंबर 2024। इसको दोस्तों बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। किसको दोस्तों? पीएम आवास शहरी योजना को। और दोस्तों ये लागू कब हुई थी? 25 जून 2015 को लागू हुई थी। इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। 28 अगस्त 2014 अति महत्वपूर्ण डेट। जन धन योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना। जनधन योजना दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे इसके अंदर। कब से शुरू हुई? 28 अगस्त 2014। 1 मई 2016 उज्ज्वला योजना फर्स्ट 1 मई 2016। कहाँ से दोस्तों? बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया से प्रारंभ हुई थी उज्ज्वला योजना। अगर आपसे पूछा है कि 10 अगस्त 2021, इसमें दोस्तों उज्ज्वला 2.0, ये दोस्तों महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। इसको भी आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। पीएम आवास शहरी योजना कब शुरू हुई है? 25 जून 2015 को। लेकिन दोस्तों इसका जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कब तक कर दिया गया है? 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। अब दोस्तों 28 अगस्त 2014 को क्या हुआ था? जनधन योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, जिसमें दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट से खाता खोले गए थे, आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे। 1 मई 2016, इसको दोस्तों उज्ज्वला योजना फर्स्ट शुरू हुई थी, बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। और दोस्तों 10 अगस्त 2021 को दोस्तों कब हुआ था?
उज्ज्वला योजना 2.0 यानी कि दोस्तों उज्ज्वला योजना 2, इसका शुभारंभ महोबा उत्तर प्रदेश से हुआ है। आपको ये भी नोट करके रखना है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान अभी 2022 के अंदर कहाँ से प्रारंभ हुआ है। अति महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल मैंने दोस्तों अपनी प्रैक्टिस सेट में लेके रखा हुआ है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ होगा। लखनऊ, गांधीनगर, सूरत, जयपुर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। डिफेंस एक्सपो आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है। ये सवाल दोस्तों यूपी सुपर टेट में पूछा गया सवाल था, इसीलिए दोस्तों आपकी ये परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जल्दी से बताइएगा डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। भाई बहनों आपको बता दें डिफेंस एक्सपो 2022 इसका आयोजन होगा गांधीनगर, गुजरात। कहाँ पर, गांधीनगर, गुजरात में होगा। और दोस्तों इससे पहले वाला डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। इसीलिए दोस्तों ये सवाल सुपर टेट की परीक्षा में पूछा गया था। 2021 वाला दोस्तों कहाँ हुआ था, ये दोस्तों लखनऊ के अंदर हुआ था। लेकिन इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, ये गांधीनगर, गुजरात में हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं जयपुर, सूरत और जयपुर। ये दोस्तों आपको मैंने दो से चार बार मैंने आपको बताए होंगे। सूरत में दोस्तों आपको क्या बनना है, तो आपको नोट करके रखना है कचरे से स्टील रोड। कचरे से स्टील रोड बन रही है 6 लाइन की। कहाँ पर दोस्तों, सूरत के अंदर। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। जयपुर में दोस्तों क्या बनना है, फर्स्ट मेट्रो स्टेशन। अगर आपसे पूछा है कि भारत का पहला मेट्रो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जयपुर के अंदर। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको याद रखना ओपीडी टावर। भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर कहाँ पर बनना है, जयपुर के अंदर बनना है। कितने मंजिल है, 22 मंजिल है। इसको भी आप नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। लखनऊ में मैं दोस्तों आपको 2 से 3 बार बता चुका हूँ क्या क्या स्थित है। पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थित है और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थित है। और जो गन्ना अनुसंधान केंद्र हो गया या चीनी अनुसंधान केंद्र, ये भी दोस्तों लखनऊ में ही स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो, आपको सवाल अच्छे लग रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है। एक सवाल से दोस्तों 4 सवाल आपके लिए लेके आते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी मजबूत हो चुके। और दोस्तों आपको नया पढ़ाने के साथ साथ पुराना आपको रिवीजन भी करवाया जाता है। आपको पता नहीं चलता है, आप नए पढ़ने के साथ साथ पुराना रिवाइज भी करते जाते हैं। आइए दोस्तों देर किए हुए बिना आपको अगले सवाल की ओर लेके चलते हैं। विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप की विजेता कौन रही हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल। नीरज चोपड़ा, निखत जरीन, रूपल चौधरी या लवलीना बोरगोहन है। इसका सवाल दोस्तों अच्छे गलत कर देंगे, लेकिन दोस्तों आज के बाद आप इसको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप UPSSC पैट का एग्जाम देने वाले हैं। तो ये दोस्तों आपका यूपी से संबंधित सवाल है और अति महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से बताएगा विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप की विजेता कौन सी भारतीय बनी है, जिन्होंने दोस्तों 2 पदक जीते हैं एक प्रतियोगिता के अंदर। जल्दी से बताएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप इसका विजेता कौन है, तो आपको नोट करके रखना रूपल चौधरी। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों कहाँ से, मेरठ से। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। इन्होंने दोस्तों विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय बनी है रूपल चौधरी। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। नीरज चोपड़ा आप सब जानते हैं कि भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जिताया था हमारे भारत देश को। कितना भाला फेंका था, 87.58 मीटर। कितना दोस्तों, आपको ये आंकड़ा याद रखना, 87.58 मीटर। इतना दोस्तों इन्होंने भाला फेंका था। और दोस्तों इन्होंने ही विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप इसके अंदर दोस्तों भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। और दोस्तों गोल्ड किसने जीता था, एंडरसन ने जीता था। और दोस्तों विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, अमेरिका में हुआ है। और अमेरिका में भी कहाँ पर, यूजीन शहर है, वहाँ पर हुआ है। निखत जरीन ये दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित हैं। निखत जरीन इन्होंने दोस्तों क्या क्या जीता है वो भी आपको पता होना चाहिए। विश्व बॉक्सिंग
चैंपियनशिप में इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। और विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तुर्की इस्तांबुल में हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लवलीना बोरगोहन, इनका भी संबंध किससे है? बॉक्सिंग से संबंधित है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को सुना होगा और इसको नोट किया होगा। दोस्तों एक सवाल से आपको 5 से 6 सवाल दिए जा रहे हैं। सारे सवालों को आप सुनते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला सवाल है, सभी जिलों में दोस्तों किस राज्य ने अपने सभी जिलों में संस्कृत ग्राम विकसित करने की स्थापना की है? संस्कृत ग्राम स्थापना करने का दोस्तों ऐसा घोषणा की है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में संस्कृत ग्राम स्थापित करने की घोषणा कर चुका है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ऐसा बोला है कि अपने सभी जिलों के अंदर एक संस्कृत ग्राम विकसित करेगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको नोट करके रखना है उत्तराखंड। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, उत्तराखंड। इसमें दोस्तों विधानसभा की सीट कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए 70 हैं। और इसके दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर धामी, ये दोस्तों मैंने आपको बता रखा है क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल लेकर आया हूं दोस्तों आपको वैदिक संस्कृति से। ऋग्वेद के कौन से मंडल को सोम मंडल कहते हैं? बताइएगा दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है। तीसरे मंडल को, 10वें मंडल को, 9वें मंडल को या दूसरे मंडल को? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। ऋग्वेद के कौन से मंडल को सोम मंडल कहा जाता है? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है 9वें मंडल को। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं यहां से आपने इस प्रश्न को नोट किया होगा। दोस्तों तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। अगर आपसे पूछा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और दोस्तों 10वां मंडल किससे संबंधित है? पुरुष सूक्ति। पुरुष सूक्ति दोस्तों इससे किससे संबंधित? 10वें मंडल से संबंधित है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां से आपने सारे प्रश्नों को हूबहू नोट किया होगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। ये देखिए दोस्तों ऋग्वेद का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है या शिल्प वेद है? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। ये दोस्तों सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दिलाएंगे। आइए दोस्तों यहाँ से संबंधित आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं हम। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना आयुर्वेद। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों धनुर्वेद किसका है? तो आपको याद करके रखना यजुर्वेद का। यजुर्वेद का दोस्तों उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। दोस्तों गंधर्व वेद, सामवेद का दोस्तों उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और ये दोस्तों अथर्ववेद। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। ये दोस्तों ऐसी जानकारी है जो दोस्तों बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, लेकिन आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस सवाल के अंदर। दोस्तों ऋग्वेद का अगर आपसे उपवेद पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? आयुर्वेद। अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद किसका उपवेद है? धनुर्वेद का। यानी कि दोस्तों अगर आपसे यजुर्वेद का दोस्तों उपवेद पूछा है तो कौन सा होगा? धनुर्वेद। अगर आपसे सामवेद इसका दोस्तों अगर आपसे उपवेद पूछा है तो आप कहेंगे गंधर्व वेद। अगर आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद इसका दोस्तों उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों इसके कुछ संकलनकर्ता मैं आपको बताता हूं। आयुर्वेद के दोस्तों संकलनकर्ता कौन है? धन्वंतरी। इनका नाम दोस्तों आपने कई बार सुना होगा। धनुर्वेद इनका दोस्तों विश्वामित्र दोस्तों किसके? दोस्तों विश्वामित्र हैं धनुर्वेद के। गंधर्व वेद के दोस्तों कौन है? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, अति महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। और शिल्प वेद दोस्तों विश्वकर्मा जी। ये दोस्तों शिल्प वेद से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। गंधर्व वेद के दोस्तों कौन है? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद,
बृहदारण्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? बिल्कुल दोस्तों, एनसीईआरटी का हूबहू छपा हुआ सवाल है। आप एनसीईआरटी की किताब उठाकर देखिए, आपको वो सवाल आपको यहीं से मिल जाएगा। दोस्तों आपके सिलेबस में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ओम जो शब्द होता है उसका सर्वप्रथम निश्चित वर्णन कहाँ पर मिला था? मुंडोक उपनिषद से मिला था, बृहदारण्य उपनिषद से मिला था, तैत्तिरीय उपनिषद से मिला था, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा भाई बहनों। आपको बता दें, ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो आपको नोट करके रखना है, ये बृहदारण्य उपनिषद। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मुंडोक उपनिषद, इससे दोस्तों सत्यमेव जयते लिया गया। क्या दोस्तों? सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ये दोस्तों कहाँ से लिया गया? ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संस्कृति में उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन कहाँ पर मिला है? बृहदारण्य उपनिषद में। और दोस्तों मुंडोक उपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? संलेखना विधि, 14 पूर्व, स्यादवाद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। जैन धर्म आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। जल्दी से बताइएगा, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? संलेखना विधि कहते हैं, 14 पूर्व कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा भाई बहनों। आपको बता दें, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं, तो आपको नोट करके रखना 14 पूर्व। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। संलेखना विधि दोस्तों जैन धर्म में क्या होती थी? भूख प्यास से, भूख प्यास से दोस्तों जो इंसान को मृत्यु दिया करते थे, उसको दोस्तों कहते थे संलेखना विधि। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों जैन धर्म का दोस्तों आप थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे कि महावीर स्वामी थे? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इसका जवाब आपको सबको पता होगा, महावीर स्वामी इसके दोस्तों प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के दोस्तों महात्मा बुद्ध थे, और दोस्तों इसके जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी थे। आइए दोस्तों इनके संबंधित कुछ और जानकारी देते हैं। जैन धर्म में दोस्तों कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 में कौन थे? महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी। दोस्तों 23 में कौन है? पार्श्वनाथ, अति महत्वपूर्ण, पार्श्वनाथ। आपसे दोस्तों यही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24 में कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23 में दोस्तों पार्श्वनाथ थे। लेकिन दोस्तों पहले कौन थे? पहले कौन थे? ऋषभ देव। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 18, भाग 4। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख किस भाग में? जल्दी से बताइएगा, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। जल्दी से बताइएगा भाई बहनों। आपको बता दें, राष्ट्रीय आपात इसका उल्लेख किसमें? भाग 18। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों और ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। भाग 4, इसमें दोस्तों डीपीएसपी, इसमें दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि नीति निर्देशक तत्व, इसमें दोस्तों छुपे हुए हैं भाग 4 के अंदर। भाग 3 में दोस्तों क्या है? मूल अधिकार। क्या दोस्तों? मूल अधिकार। इसको भी आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। क्या दोस्तों? मूल अधिकार, मूल अधिकार। अब दोस्तों अगर आपसे बात की जाए कि भाग 7 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों शांति से संबंधित है भाग 7। भाग 8 दोस्तों भाषाओं से संबंधित है। ये कुछ चीज़ें दोस्तों आपको याद करके रखनी है। सॉरी दोस्तों, भाग नहीं, अगर आपसे कहा जाए कि अनुसूची 8 दोस्तों भाषाओं से संबंधित, और अनुसूची 7 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। इसको भी आप थोड़ा नोट कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों भाग की बात हो रही है, लेकिन जो सवाल मैंने आपको बताए हैं वो अनुसूची वाले सवाल हैं, क्योंकि दोस्तों यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अनुसूची 7, अनुसूची 8 दोस्तों, अनुसूची 8 इसके अंदर दोस्तों कुल 14 भाषाएं थी। इसको भी आपको पता होना चाहिए। 15वीं भाषा सिंधी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, आपको पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं आज अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस वर्ष से है?
1957, 1977, 1985, 1986। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें बलवंत राय मेहता समिति, ये दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित दोस्तों कौन है, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित वर्ष कौन सा है, वर्ष 1957। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, आपकी परीक्षा में ये सवाल आपको नंबर दिला सकता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ से दोस्तों, नागौर राजस्थान से प्रारंभ हुई थी। आपको इस डेट को नोट करके रखना है, 2 अक्टूबर 1959, और नागौर राजस्थान से दोस्तों प्रारंभ हुई थी। दोस्तों 1977 द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति दोस्तों कब से संबंधित है, 1977। इसको भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को हूबहू नोट किया होगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस वर्ष से है, 1957। 2 अक्टूबर 1959 दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। लेकिन दोस्तों आपसे पूछे जाए सबसे पहले चुनाव कहाँ हुए थे, आंध्र प्रदेश में होते, ये भी आपको नोट करके रखना है। और दोस्तों 1977 अशोक मेहता समिति यानी कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें। सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 15 अगस्त 1969, 1 जनवरी 1958। लगाइएगा स्टार दोस्तों। इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में 100% सवाल छपेगा। 1 नंबर इस स्लाइड से आपको मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी दी जाती है। आप इसका आज स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा और परीक्षा में जब दोस्तों वापस आएंगे तो आप इस स्क्रीनशॉट को देखिएगा, आपको यहाँ से सवाल छपा हुआ मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो आपको नोट करके रखना है वेरी इंपॉर्टेंट में, 24 अक्टूबर 1945। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों और ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। अब दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 किसकी स्थापना हुई, FAO फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन की इसकी स्थापना कब हुई है, 16 अक्टूबर 1945। विश्व खाद्य दिवस इसलिए दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1969 इसमें इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुई है, 15 अगस्त 1969 को हुई है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और वर्तमान में इसके दोस्तों हेड कौन है, सोमनाथ जी हैं। कौन, सोमनाथ इसके दोस्तों वर्तमान में हेड हैं। 1 जनवरी 1958 DRDO समीर बी कामत इसके दोस्तों हेड हैं। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल कहता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है। लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल। 31 अक्टूबर, 26 नवंबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल। चारों डेट ऐसी डेट दी हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। विधि दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, या 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। 31 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया था, एकता दिवस। एकता दिवस कब मनाया था दोस्तों, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया था, सिविल सर्विस डे मनाया था। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा है, 315, अनुच्छेद 315 में दोस्तों सिविल सर्विस का दोस्तों उल्लेख किया गया है। और दोस्तों इसके जन्मदाता कौन थे, कॉर्नवालिस। इसको आप इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। सिविल सर्विस के जन्मदाता कौन थे, कॉर्नवालिस थे। और दोस्तों सिविल सर्विस इसकी परीक्षाएं सर्वप्रथम चीन से शुरू हुई थी। ये भी थोड़ा दोस्तों जीके का सवाल है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा जानकारी के लिए। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस ये कब मनाया था, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों
73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था कब? 1993 में। लेकिन दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और दोस्तों ये लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था, लेकिन हुआ 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1993 में। इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल 1993 इसको लागू हुआ था। इसलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने प्रश्नों को नोट किया होगा। और दोस्तों यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यहाँ से आप दोस्तों याद करके रखिए, मनोज सोनी जी। मनोज सोनी जी बने हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन, इसको भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपको एक सवाल से 5 से 6 सवाल बताए जा रहे हैं और वो सवाल बताए जा रहे हैं जो आपको दोस्तों अब परीक्षा में नंबर दिलाएंगे। ये कई सवाल मैंने इनमें से पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन दोस्तों बार बार इनको मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको सारे सवाल रिवाइज हो जाएं। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। भाई बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? आइए दोस्तों घास के मैदान के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। डाउन्स कहते हैं, स्टेपी कहते हैं, वेल्ड्स कहते हैं, पुछताछ कहते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, वेल्ड्स। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, डाउन्स। डाउन्स दोस्तों कहाँ कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। स्टेपी दोस्तों यूक्रेन, यूक्रेन या यूरेशिया, इसमें दोस्तों स्टेपी कहते हैं। पुछताछ हंगरी, इसको भी आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। अब दोस्तों आप बताएंगे कि वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है कि वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल कहता है कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट, कोरोमंडल, पश्चिमी घाट, गरस्ता चालीसा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना, कोरोमंडल। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। और दोस्तों ये देखिए मालाबार तट, केरल के मानसून को, केरल का दोस्तों तट होता है, केरल का तट उसको कहते हैं मालाबार। दोस्तों लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होगी? कोरोमंडल तट, कहाँ पे? केरल में होगी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी घाट, सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई थी? पश्चिमी घाट में पाई जाती है सर्वाधिक। अगर आपसे पूछा कि सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पाई जाती है। दोस्तों आपको ऑप्शन में अगर पश्चिमी घाट ना दे रखा हो तो आप भूमध्य रेखा सही ऑप्शन करेंगे उसका। अगर आपको पश्चिमी घाट ऑप्शन में ना देख रखा हो, अगर वहाँ पर भूमध्य रेखा दे के रखी है तो आप उसको सही करेंगे। अब दोस्तों गरस्ता चालीसा, अति महत्वपूर्ण, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जो हवाएं चलती हैं उसको गरस्ता चालीसा कहते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आप दोस्तों सवालों के लेबल देखिएगा, एनसीईआरटी से सवाल सारे उठाए गए हैं। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। और दोस्तों मालाबार केरल के तट को कहते हैं। पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर दोस्तों पश्चिमी घाट ना दे रखा हो तो आप भूमध्य रेखा सही मारेंगे। अगर गरस्ता चालीसा आपसे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा साइंस का तांडव, अति महत्वपूर्ण सवाल। पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट को कहते हैं, थैलोफाइट को कहते हैं, एंजियोस्पर्म को कहते हैं, जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। साइंस के ऐसे सवाल जो दोस्तों आपको सीधा परीक्षा में नंबर दिलाएंगे। फालतू के दोस्तों साइंस के सवाल मैं नहीं लेके आया हूँ, ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला के जाएंगे। पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना, ब्रायोफाइट को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों थैलोफाइट, इसमें दोस्तों लाइकेन, लाइकेन को किस में रखा गया है? दोस्तों ये थैलोफाइट में रखा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा है कि लाइकेन, कवक वगैरह दोस्तों किस में रखे गए? ये थैलोफाइट में रखे गए हैं, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पौधों में मृदा से कौन सा पोषक तत्व मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, ये सभी मिलते हैं। यानी कि दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है। इसका दोस्तों आपको मैं रेशियो भी बताने वाला हूँ, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। पौधों को मृदा से कौन से पदार्थ मिलते हैं? तो आपको नोट करके रखना है। आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये दोस्तों इसका अनुपात क्या होता है? 4:2:1।
इसको भी आप नोट कीजिएगा। एनपीके का अनुपात क्या है? 4:2:1। पौधों को मृदा से कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? नाइट्रोजन मिलता है और फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है। और दोस्तों इनका अनुपात क्या है तो आपको नोट करके रखना, एनपीके का 4:2:1। उम्मीद करता हूँ इसको आपने नोट कर लिया होगा। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि हार्मोन की तरह व्यवहार करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं कि इस सवाल को मैंने एक बार और प्रैक्टिस सेट में लिया था, वहां पर दोस्तों कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने शायद आपको इसका उत्तर विटामिन ए बता दिया था। इसको दोस्तों आप अगर आज हमारी वीडियो देख रहे हो तो इसको आप सही समझ लीजिएगा कि हार्मोन की तरह व्यवहार करने वाला विटामिन कौन सा है। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों विटामिन डी आपका दोस्तों हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, आपको सबको पता है। आइए दोस्तों इसके विटामिन ए, इससे दोस्तों कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा दोस्तों? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए से। विटामिन बी से बेरी बेरी। विटामिन के से दोस्तों ये रक्त छींटता दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों विटामिन के से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने प्रश्नों को नोट किया होगा। विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम क्या कहता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का दोस्तों थायमीन। लेकिन दोस्तों विटामिन जो साधारण विटामिन है उसका B2 या B1, इसका दोस्तों थायमीन। अगर आपसे कहा जाए कि विटामिन B12 साइनोकोबलिन, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। विटामिन दोस्तों डी, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का दोस्तों फिनोक्यूनान दोस्तों किसका है? विटामिन के का है। और दोस्तों विटामिन ई का टोकोफेरॉल, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी होती है? देखिएगा दोस्तों एनसीईआरटी का सीधा सवाल आपके सामने रखा है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, थियोफ्रेज। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। समसूत्री विभाजन होता है, उसमें सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी होती है? तो आपको नोट करके रखना प्रोफेज। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सवाल नोट कर लिया होगा। दोस्तों आपको ऐसे सवाल बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दिलाएंगे। फालतू का ज्ञान देना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक सवाल लेकर वहां से 4 जानकारी आपको देना हमारा उद्देश्य है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। इलेक्ट्रॉन का जो पृथक्करण होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। तो आपको नोट करके रखना है इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन। पॉजिट्रॉन की दोस्तों एंडरसन ने खोज की थी, आपको ये नोट करके रखना है। और ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण होता है। आइए दोस्तों इन तीनों के दोस्तों आपको खोज करता मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन, आपने दोस्तों एक सूत्र, एक ट्रिक याद की होगी, ईंट पर नाच। ईंट टा से थॉमसन, जे थॉमसन दोस्तों, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन है। प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने की थी। दोस्तों इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखिएगा। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। न्यूट्रॉन चैडविक, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की दोस्तों गोल्डस्टीन ने की है। न्यूट्रॉन की दोस्तों चैडविक ने की है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की है। इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया है? कैरोलस लीनियस ने, व्हिटेकर ने, रॉबिन्सन ब्राउन ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन आपको नंबर देके जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो आपको नोट करके रखना, व्हिटेकर ने किया है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कैरोलस लीनियस, इन्होंने दोस्तों द्विनाम पद्धति
अगर आपसे पूछा है कि द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन है तो कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। रॉबिन्सन ब्राउन, इन्होंने दोस्तों राइबोसोम की खोज की है। और लेकिन दोस्तों आपसे यही सवाल नहीं पूछा जाएगा। राइबोसोम की खोज इन्होंने दोस्तों कहाँ पर? पौधों में दोस्तों राइबोसोम की खोज किसने की? रॉबिन्सन ने। और दोस्तों अगर आपसे पूछा कि जंतु में राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेट ने की है ये दोस्तों। इसलिए दोस्तों को पैलेट पार्टिकल कहते हैं राइबोसोम को। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। रॉबिन्सन ब्राउन ने दोस्तों क्या किया है? राइबोसोम की खोज की है पौधों में। और दोस्तों जंतु में दोस्तों राइबोसोम की खोज किसने की है? पैलेट ने की है। और कैरोलस लीनियस ने दोस्तों द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कहते हैं। 5 जगत का दोस्तों वर्गीकरण किसने दिया? व्हिटेकर ने दिया। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने दोस्तों केंद्र की खोज की है। आपको ये भी नोट करके रखना है, ये भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप बताएंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा। कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, या प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है और एनसीईआरटी में छपा हुआ सवाल है दोस्तों। ये जीवाणुओं का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, या प्रोटोप्लास्ट में पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है? जल्दी से बताइएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें जीवाणुओं का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए दोस्तों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका आप फॉर्मूला याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें क्या पाया था? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये दोस्तों किस में पाए जाते हैं? ये दोस्तों डीएनए में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा कि आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें दोस्तों क्या क्या पाया था? एडेनिन पाया जाएगा, आपका ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, थाइमिन के साथ में तो यूरेसिल पाया जाता है। बस यही अंतर होता है दोस्तों डीएनए और आरएनए में। डीएनए में दोस्तों थाइमिन पाया जाता है और दोस्तों आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। और ये सवाल कई बार आपसे पूछता है। अब दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता है कि डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में दोस्तों कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा दोस्तों? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और दोस्तों एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यह भी आपको नोट करके रखने, अति महत्वपूर्ण सवाल है। जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ दोस्तों किस में पाया जाता है? मैंने आपको बताया दोस्तों कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको डीएनए से संबंधित मैंने आपको जानकारी दी है। डीएनए का दोस्तों हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन एवं क्रिक ने, जिसके लिए दोस्तों उनको नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों डीएनए दोस्तों इसमें दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है। लेकिन दोस्तों आरएनए में क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। लेकिन थाइमिन के स्थान पर दोस्तों इसके अंदर यूरेसिल पाया जाता है। यहीं पर दोस्तों इसका चेंज हो जाता है। और जीसी यानी कि दोस्तों ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में दोस्तों डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। ये सब जानकारी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। आपको यहाँ से कोई सा भी प्रश्न मिल सकता है दोस्तों। एग्जैक्ट सवाल आपकी परीक्षा में फंसेगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आपको दोस्तों जो यहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वहाँ से सवाल 100% छपेगा, इसकी पूरी गारंटी ली जा सकती है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि आवर्त सारणी में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व कौन सा है? यानी कि दोस्तों सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? सोडियम, बेरिलियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। सुपर टैट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, जल्दी से बताइएगा। आवर्त सारणी में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व कौन सा होता है? जल्दी से बताइएगा, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। भाई बहनों आपको बता दें आवर्त सारणी में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी पाई जाती है? क्लोरीन की पाई जाती है, यानी कि Cl। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। और सोडियम दोस्तों Na,
Na का रासायनिक सूत्र सोडियम होता है, इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? प्रकाश में, कांच में, ठोस में, जल में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आपको मैं दोस्तों चारों ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होगी, तो आपको नोट करके रखना है ठोस में। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ठोस के बाद दोस्तों कहाँ पर होगी? जल में। जो ध्वनि होती है, ध्वनि की सर्वाधिक चाल कहाँ पर होती है? ठोस में होती है। उसके बाद दोस्तों जल में होती है। उसके बाद दोस्तों गैस में होती है। अगर आपसे पूछा है कि ध्वनि की सर्वाधिक चाल कहाँ पर होगी? ठोस में। अगर ऑप्शन में ठोस नहीं दे रखा है तो आप क्या मानेंगे? लिक्विड। अगर लिक्विड भी नहीं दे रखा है तो आप मानेंगे गैस। दोस्तों आपको याद रखना है ये तीनों ऑप्शन। आपसे दोस्तों परीक्षा वाला कैसे भी सवाल घुमा के दे सकता है। ध्वनि की सर्वाधिक चाल ठोस में होती है, सबको पता होता है, लेकिन दोस्तों ये क्रम पहले ठोस फिर जल फिर गैस। अगर ठोस नहीं है तो आप दोस्तों कोई भी लिक्विड चीज दे रखी होगी उस पर टिक मारेंगे। अगर कोई भी लिक्विड चीज नहीं दे रखी, अगर आपको गैस दे रखी होगी तो आपको गैस पर टिक मारना है, ठोस से संबंधित। दोस्तों प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक दोस्तों किसमें होती है? तो आपको नोट करके रखना है प्रकाश की चाल निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। वैक्यूम में सर्वाधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, आपको नोट करके रखना है। अगर आपसे पूछा कि प्रकाश की चाल सबसे कम कहां पर होती है? सबसे कम होती कांच में, न्यूनतम। प्रकाश की चाल न्यूनतम दोस्तों कहां पर होगी? कांच में होगी। आपको यह भी नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अंतिम और अति महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल है, इनेमल है, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएगा। तीनों ऑप्शन ऐसे सेट किए गए कि आपको 3 सवाल बताए जा सकें। जल्दी से बताएगा सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आपको नोट करके रखना है मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी, कितनी दोस्तों? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें से दोस्तों सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो कान के नीचे पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? कान के नीचे पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड। ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। और दोस्तों सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे छोटी होगी सबलिंगुअल। सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों कौन सी होती है? सबलिंगुअल होती है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। सबसे बड़ी कौन सी होगी? पैरोटिड ग्लैंड होगी, जो कर्ण के नीचे पाई जाएगी। इसको कर्णपूर्ण भी कर्णपूर्ण इसको कहा जाता है। इनेमल दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि अपने शरीर का यानी मनुष्य शरीर का सबसे कठोरतम भाग दोस्तों कौन सा होता है? दांतों का इनेमल। ये दांतों का इनेमल इससे संबंधित है, ये आपको इसको नोट करके रखना है। इसकी मजबूती के लिए दोस्तों कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है? फास्फोरस। यह सवाल अति महत्वपूर्ण है ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। इनेमल की दोस्तों जो मजबूती होती है उसके लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है? फास्फोरस जिम्मेदार होता है। और दांतों की मजबूती के लिए दोस्तों आप सब जानते हैं क्या मजबूत होता है? इसका जवाब आप कैल्शियम। इसका भी जवाब आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दांतों की मजबूती के लिए दोस्तों कैल्शियम। लेकिन दोस्तों दांतों का इनेमल होता है, इसका जो मजबूती होती है वो दोस्तों फास्फोरस के कारण होती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट ने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको दोस्तों आज के क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट देकर जाइएगा और बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना प्रेम अपना सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें।